हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 की कुछ एग्जांपल्स हमारी रह गई थी उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब जो बाकी 2 रह गई हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जितना बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में हमने बेसिकली क्या सीखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं, मतलब ये एक्चुअल में होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बट मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए आपको बताने के लिए, और ये बताया आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली 2 तरह से होती है, मतलब 2 तरह की होती है, और सेम वे से इसको मैंने सॉल्व करने के लिए आपको 2 मैपिंग्स दी थी। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ये वीडियो देख के आओ, अच्छे से समझ के आओ। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। वैसे हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको पता है जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। अब उसके आगे 2-3 स्टेप्स हमें करने होते हैं, वो हम बाद में जाके कर लेंगे। हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x plus x square cot x where x not equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2। आपको बताइए पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो y कितना है, 0। इसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। पहले हमारा जो फोकस है वो जनरल सोल्यूशन पे ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या, x नॉट इक्वल टू 0। अब ये एक, इसको मैं बोलता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट मुझे होता है कि मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करता चलूँ। अब देखो अगर x 0 होगा, अब देखो अगर x 0 होगा तो यहाँ पर cot 0 की बात हो रही है, cot x की बात हो रही है। और अगर x 0 होगा तो cot 0 बेसिकली क्या होता है, cos 0 बाई साइन 0। अब आप सभी को पता है cos 0 1 होता है, साइन 0 0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो cot 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, cot 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब ये नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इसकी इतनी सी ही बात है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। अब आपको पता है मेरी आदत है, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कर दो उसी फॉर्म में, उसी चक्कर में कि वीडियो को मुझे जल्दी ख़त्म करना है या आपने क्वेश्चन को जल्दी करना है। ऐसा कुछ भी मैं नहीं करने वाला। हम सबसे पहले इसको होमोजीनियस चेक करेंगे। अब ये क्लियरली यहाँ पर cot x है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल में x/y या y/x नहीं है, क्योंकि आपको पता है होमोजीनियस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर उनके एंगल में x/y या y/x हो। बट ये दोनों नहीं है तो मतलब ये होमोजीनियस क्लियरली नहीं है। अब जैसे ही होमोजीनियस नहीं है, हम अपने मन में सोचेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टाइप हो सकती है, चाहे टाइप 1 चाहे टाइप 2। अब टाइप 1 या टाइप 2 देखने के लिए मैं आपको पहले वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर x का स्क्वायर है और वैसे भी कॉट के अंदर x है, तो ये क्लियरली फर्स्ट टाइप नहीं हो मतलब सेकेंड टाइप नहीं हो सकती। सेकेंड टाइप से मेरा मतलब यही है, ये वाली टाइप, ये देखो ये वाली टाइप, क्योंकि यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 नहीं हो सकती और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो क्लियरली ये सेकंड टाइप तो नहीं है, ये दैट मीन्स ये फर्स्ट टाइप का हो सकता है। यहाँ पर y है और उसका डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं है। और ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल जिसमें मतलब इन टर्म्स ऑफ जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ y हो। तो मतलब इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से कर सकता हूँ और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो कंपेयर इट विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। वी गॉट, अब आपको पता है कि y के साथ क्या है p, y के साथ यहाँ पर क्या है cot x। सेम वे से q के साथ q क्या आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x।
अब ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बट ध्यान से देखो, p फंक्शन ऑफ x ओनली, q फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब ये दोनों फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें कैसा होता है, आपको पता है, e की पावर p dx उसकी इंटीग्रेशन। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ e की पावर p dx, अब p कितना है हमारा, p कितना है हमारा, cot x dx। अब आपको पता है हम यहाँ पर पहुँच गए थे e की पावर cot x dx। अब cot x की डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है log mod sin x। देखो यहाँ पर लिखा गया log mod sin x प्लस c, बट यहाँ पर हम मॉडलस नहीं डालेंगे और ना ही c। वैसे मैं आपको इसको बेसिक वाली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ कि मॉडलस का जो प्लस माइनस है वो इसी कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ e की पावर में है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये कुछ ऐसा बनेगा log mod sin x प्लस सी, और इसको मैं लिख लूँगा e log mod sin x इंटू ई की पावर c। ठीक है, अब यहाँ पर e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो mod sin x e की पावर c, और इसको प्लस माइनस जब लिखेंगे तो इसको हम कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि कांस्टेंट को हम नहीं लिखते, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाद में कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो इसलिए हम कभी भी, ना तो बुक में ना हम कभी भी लिखते हैं। तो अब आपको पता ही है कि e और log इकट्ठे हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो कैंसिल आउट तो हमारे पास कितना आ गया, sin x। तो क्लियरली हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, sin x। अब जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, आपको पता है हमारी जो मैपिंग है वो हमें क्या कहती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद वी गॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन। तो करते हैं, वी गॉट solution of differential equation in the form of y into if is equal to q into if dx। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। y IF कितना हमारा, sin x, q कितना था हमारा, q काफ़ी बड़ा था, 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x इंटू IF कितना था हमारा, sin x dx। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ से ना हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आपको इसको दो मतलब कि अलग अलग मेथड्स या दो अलग अलग अप्रोच से करवाऊंगा। अब दोनों के पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ अभी आगे जाके। ठीक है, तो 2x sin x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर cot x sin x dx। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट को लिख सकते हो आप cos x अपॉन साइन एक्स। इससे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो सकती है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर कट कर सकता हूँ, साइन साइन कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो कि कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो मैंने मेंशन भी कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, इनको सेपरेट कर दो, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से ना मैं आपको क्वेश्चन को टू डिफरेंट मेथड से करवाऊँगा।
वैसे कोई मेथड में कोई अलग अलग चेंज नहीं है, बट एक्चुअल में मैं आपको दो डिफरेंट मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो बात आपके मन में आ भी सकती है, वो बात आपके मन में नहीं भी आ सकती। मैं इसलिए आपको दोनों मेथड से करवाने वाला हूँ। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इनमें से एक इंटीग्रल को सॉल्व किया। अब उसके पीछे एक रीज़न है, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को और इसका डेरिवेटिव करो, वैसे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट अगर आप इसको सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको सेपरेटली डेरिवेटिव करोगे तो ये जो 2x साइन एक्स है ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव की फॉर्म में बन रहा है आंसर। तो इसलिए हम सिर्फ इसमें एनसीईआरटी वालों ने भी ऐसा ही किया है, हम सिर्फ इसमें एक ही इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अब जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास हमें एक इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और वो अल्टीमेटली कट हो जाएगा। अब ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये बात आपके मन में तभी आ सकती है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन से फेमिलियर हों, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा। फर्स्ट मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है, और दूसरा जो मतलब अगर आपके मन में वो बात नहीं आती तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एनसीईआरटी वाले मेथड से कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम 2 डिफरेंट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो ऐसा करते हैं, जस्ट इसको ही हमें सॉल्व करना राइट हैंड साइड को, तो इसको ना नंबर स्टार दे दो क्योंकि हमारा जो मेथड है वो यहीं से अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखो, वैसे एनसीईआरटी वालों की अगर आप देखो, चलो पहले ऐसा करते हैं, मैपिंग के बारे में बता देता हूँ। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको हमें नहीं करना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, मैपिंग की हेल्प से। अब आपको पता है हमारी मैपिंग क्या कहती है, क्योंकि इसमें कॉस एक्स है तो हम एंगल नॉन अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एंगल चेक करेंगे। एंगल इसका लीनियर है बट इसकी इंटीग्रेशन अभी नहीं हो रही। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रही देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी यहाँ पर नहीं है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी यहाँ पर नहीं है, मतलब इससे भी हमारी जो बात है वो नहीं बन रही। देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये अलजेब्रिक है और ये कौन सा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। और आइलेट में ए पहले आता है टी बाद में, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, एनसीईआरटी वालों ने यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है और उसमें अब आपको पता है ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब एनसीईआरटी वालों ने अपनी तरफ से ही साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया है और 2x को सेकंड फंक्शन लिया है। अब उनका आंसर आ गया, बट मुझे ये मेथड कन्वीनियंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आपको यही बताया कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी वाले मेथड से ही जाना है तो हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ही इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन, और ऐसा हमने आइलेट रूल में नहीं सीखा। तो इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। अब देखो, अब क्योंकि इसको हमें सॉल्व नहीं करना तो इसको मैं ना ब्लैक में ही लिखूंगा कि इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ताकि आपको याद भी रहेगा कि इसको हमने एज इट इज़ ही लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन और फिर होल की इंटीग्रेशन। तो विच इम्प्लाइज, अगेन इसको मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली इसको हमें सॉल्व नहीं करना, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, कितनी होती है, साइन एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दे डायरेक्टली आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो मैंने कैंसिल आउट कर दी। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ पर आप लिख लो पुट इन स्टार। हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, मतलब देखो ये वाली चीज़ को हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसका आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो विच एम्प्लाइज y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी तो हम लिखते ही है ना। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, बट ये कौन सा आंसर आया, हमारा जनरल सोल्यूशन। बट हमें कौन सा सोल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस भी हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो ये जो हमारा जनरल सोल्यूशन है ये बिल्कुल परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, आप चेक भी कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को उन्होंने ऐसे क्यों सॉल्व किया कि उसमें उन्होंने आइलेट का रूल फॉलो ही नहीं किया, अपनी मर्जी से ही इंटीग्रेट कर दिया। इसलिए मैंने आपको वही आइलेट का रूल ही सिखाया क्योंकि हमने स्टार्टिंग से वही सीखा है। हम अपनी तरफ से एग्जाम्स में ऐसा नहीं सोच सकते कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे ही कराया। अब ये आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करो इसको ना नंबर 1 दे दो, तो पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/2 इन 1, इसको आप 1 में फिल कर दो। तो y की जगह पर 0 साइन π/2, x की जगह पर π/2, x की जगह पर π/2 प्लस c। ठीक है, अब 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, यहाँ पर कितना आएगा π²/4। अब साइन 90 आप सभी को पता कितना होता है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख लो प्लस c, तो विच एम्प्लाई c कितना आ गया -π²/4। तो c की हमने वैल्यू निकाल ली, तो पुट इन 1, अगेन इसको 1 में पुट कर लो, तो y साइन x इज इक्वल टू x² साइन x, c की जगह पर लिख लो -π²/4। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से ही मैच करना है तो उन्होंने क्या किया, इस साइन को वो नीचे ले गए, इस साइन x को वो नीचे ले गए, -π²/4 साइन x। अब इससे क्या हुआ, ये साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट, तो विच एम्प्लाइज हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया x² -π²/4 साइन x। अब यहाँ पर ये जो हमारा आंसर ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ जो है वो मैच कर रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है साइन x नॉट इक्वल टू 0। अब उसके पीछे एक रीज़न है, आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा गया था कि x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 होगा तो cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब सेम वे से अगर x 0 होगा तो साइन 0, और साइन अगर 0 नीचे आएगा यहाँ पर π² इंटू 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, तो समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये सोल्यूशन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन है हमारा नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि साइन x की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखो ये तो हो गया हमारा एनसीईआरटी वाला मेथड, बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात, आप वीडियो को स्किप कर दो, आप अपना की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल वो जा सकते हो, नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। बट अगर आपको ये सीखना है कि मान लो आपके माइंड में ये बात ना आए कि वहाँ पर हमें ये रूल लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स एक को करेंगे, एक को हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो बाद में अल्टीमेटली कट हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ये बात नहीं आई, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना पड़े, मैं आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि यस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा सेकंड मेथड। अब हमने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से हमने छोड़ा था। फर्स्ट मेथड भी हमने इसको सॉल्व किया था, इसको हमने नहीं सॉल्व किया। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये बात आपके मन में आ जाए, अब हो सकता है कि ये बात आपके मन में ना आए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको पता है मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बताया कि ये cos x है और मतलब नॉन अलजेब्रिक है, इनके एंगल लीनियर है, पर ये इंटीग्रेबल दोनों नहीं हो रहे, इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा। सेम यहाँ पर भी वही कहानी है। तो मतलब इन दोनों को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा। मैं दोनों को लिख के दिखा देता हूँ। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, आइलेट में ए पहले आता है, टी बाद में, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखो दोनों को करेंगे बारी बारी से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स की, माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना, आप छोड़ सकते हो, वीडियो को स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एग्जांपल पर चले जाओ। ये जस्ट इसलिए करवाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि यस हम इस तरह से अकेले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें एनसीईआरटी को क्रैम ही करना है। ठीक है, प्लस आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। तो विच एम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी है, 2x। अब साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस कॉस एक्स माइनस
2x का डेरिवेटिव आपको पता है 2 की अगेन इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। ठीक है, अब इसको मैं फिर नीचे ही कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर, अब cos x की इंटीग्रेशन अगेन sin x आपके सामने ही है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x cos x की इंटीग्रेशन अगेन sin x dx। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। -2x इंटीग्रेशन बहुत इजी है, जस्ट हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया बस। ठीक है, अब माइनस को बाहर निकाल लो, 2 को भी बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर कितना आएगा cos x dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पर अगेन हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे। आपको पता है ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपको ये भी पता है कि ये फर्स्ट फंक्शन आइलेट में, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स की माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मुझे इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स डी एक्स की। ठीक है, तो करते हैं। तो विच इम्प्लाइज -2x cos x प्लस, अब फिर से अगेन cos x की इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितनी आएगी sin x, सॉरी यहाँ पर 2 भी है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x, अब अगेन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 cos x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। तो एक बार और कर लेते हैं, -2x cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस माइनस को बाहर निकाल लो, -2x cos x, इस माइनस को अब बाहर निकाल लो, 2 को भी बाहर निकाल लो, cos x dx। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज 2x cos x 2 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस 2 cos x की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट, 2x cos x 2x cos x। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 cos x की इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर भी की थी साइन एक्स, तो यहाँ पर आप लिख दो प्लस c। अब ये टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट, तो आपके सामने ही है, हमारे पास सेम हमारा वही आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, पुट इन स्टार, अगेन पुट इन स्टार। अब स्टार कितना था हमारा आपको पता ही है, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब ये हमारा किसका आंसर है आपको पता ही है, जनरल सोल्यूशन का। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन को भी सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये वैसे हम कर चुके हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। y को 0, साइन x को π/2, यहाँ पर π/2 का स्क्वायर साइन π/2 प्लस c। ठीक है, अब 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 π²/4 साइन 90 कितना होता है 1 प्लस सी, विच एम्प्लाई सी की वैल्यू कितनी आ गई -π²/4। ये सारा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। पुट इन 3, तो 3 में पुट कर लो, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस π²/4। अब जैसे आंसर को लिखना है उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये हमारा आंसर आ चुका था, जस्ट फिर से जस्ट हमारे स्टेप्स रिपीटिंग हैं, जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए इस साइन एक्स को आप नीचे ले आओ, सेम यहाँ पर। ठीक है, तो मैं साइन एक्स को नीचे ले आया। अब यहाँ पर आपको पता है कि साइन एक्स कैंसिल आउट, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस π²/4 साइन एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन एक्स 0 होगा तो नीचे 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, तो अगर साइन 0 होगा तो
ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया। अब देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। देखो क्वेश्चन क्या था, बेसिकली हमारा dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब मैं देखते ही पहचान गया, आपको पता है मैंने आपको हर एक क्वेश्चन उसी तरह से करवाया जिस तरह से हम एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं। ये होमोजीनियस नहीं होगी, इसमें कॉट एक्स है, y/x या x/y नहीं है, तो ठीक है होमोजीनियस नहीं है, तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई भी टाइप से देख सकते हैं। मुझे पता कि यहाँ पर y और उसका डेरिवेटिव है, एक्स है एक्स स्क्वायर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड टाइप नहीं हो सकता, तो इसको मैंने फर्स्ट टाइप से सॉल्व किया। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर थी, यहाँ पर। इसके बाद जब हमने इंटीग्रेशन में वेक्टर निकाल के यहाँ पर पहुँच गए थे। अब एनसीईआरटी वालों ने जस्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, वो भी आइलेट के रूल की वायलेशन करके। तो मैंने आपको जस्ट ये वाला मतलब कि सिखाया कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, वो आपस में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी सेकंड मेथड बताया कि अगर आपके मन में ये बात ना आए, हो सकता है कि एग्जाम्स में आपके मन में ये बात ना आए, तो इसको मैंने अलग से इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, मगर दोनों की इंटीग्रेशन बहुत इजी थी, जस्ट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, बट दोनों की इंटीग्रेशन हमने अल्टीमेटली सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखो कोई भी क्वेश्चन है उसको एक से ज़्यादा मेथड से करवाने का पर्पस ये नहीं होता कि क्वेश्चन को लेंथी करो या वीडियो को लेंथी करो, उसका जस्ट पर्पस यही है कि जो भी मेरे नॉलेज में है, जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ कि हाँ ये आपके लिए ईजी रहेगा। मैं हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ आपको कि आप क्या क्या सोच सकते हो, आपके मन में कौन कौन से डाउट्स आ सकते हैं। तो उसी तरह से मुझे लगा कि किसी बच्चे को ये भी लग सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में कि हमें इसको ही सॉल्व करना है, इसको हमें नहीं करना। इसलिए मैंने आपको वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भी, अब जिनकी इंटीग्रेशन का लेवल अच्छा है वो कर सकते हैं कि उनके मन में बात ये अच्छी मतलब आ जाए, क्योंकि उनका लेवल मैथ्स में अच्छा हो सकता है। अब कुछ बच्चे एवरेज भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे डाउन भी हो सकते हैं, तो उनके लिए मैंने आपको दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग सॉल्व करके दिखा दिया, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर ये ना लगे कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। अब इसको हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। आपको पता है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। हमें एक इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इफ़ दी स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब आपको पता है कि ये जो वर्ड है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो ये हमारी मतलब स्टेटमेंट है। अब देखो इसको समझ लेते हैं। अब इसमें मुश्किल बात क्या है, इसमें मुश्किल बात ये है कि इसमें हमें स्टेटमेंट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नहीं पता। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें खुद से लिखनी है और बाद में उसको सॉल्व भी हमें खुद से ही करना है, तभी इसको मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके जो स्टेटमेंट है उसमें ही हमारा आंसर है। अब आपको याद होगा डेरिवेटिव्स की बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको कराया था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब उस पर मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस वी नो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, आप इसको क्वेश्चन में लिखो चाहे ना लिखो एग्जाम में। सिंस वी नो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेरिवेटिव जो है वो हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव मतलब dy/dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको चाहे आप एग्जाम्स में लिखो चाहे आप छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर सारा जो हमारा खेल है वो यहीं पर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब dy/dx है इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया है सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट मतलब सीसा एंड प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट और ऑफ दैट पॉइंट, उसका सम। जो हमारी डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ मतलब सम, किसका सम, देखो मैं आपको रफ में बताता हूँ, सम किसका सम,
एक्स कोऑर्डिनेट का एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अपनी वो मिल चुकी है। अब देखो सबसे पहले फिर से मैं आपको फिर से यहाँ पर क्रैमिंग नहीं कराऊंगा। सबसे पहले क्या चेक करो, होमोजीनियस। इस जोन में कितने वेरिएबल हैं, 1। इस जोन में कितने वेरिएबल हैं, 1 और 1 2। तो क्लियरली डिफरेंट जोन है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब ये होमोजीनियस नहीं हो सकती। उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। अब आपको पता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी दो टाइप से होती है, मतलब ऐसे वाली और ऐसे वाली, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब इन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। जब ऐसी कंफ्यूजन हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पर वाई और डी वाई बाई जस्ट दो टर्म्स हैं, डी एक्स बाई डी वाई और एक्स हैं, मतलब यही दो टर्म्स हैं। यहाँ पर x में सिर्फ दो ही टर्म्स हो सकती हैं, एक x और उसका डेरिवेटिव, एक y और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर y है और उसका डेरिवेटिव है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको पता है यहाँ पर y होता है, तो इसको आप इधर ले आओ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है, तो अब हम लिख देते हैं कंपेयर इट विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो वी गॉट, हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू, अब y के साथ p है, y के साथ क्या है माइनस एक्स, q कितना है हमारा x। तो p और q हमारे मिल गए हैं। आपको पता है ये फंक्शन ऑफ x ओनली और ये फंक्शन ऑफ x ओनली ही हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी p और q की वैल्यू थी। अब इसके बाद आपको पता है हमारा काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, IF, ठीक। अब आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर PDX, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ e की पावर PDX, e की पावर p की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स dx। तो विच एम्प्लाइज, अब माइनस को बाहर निकाल लो, x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब प्लस सी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन हम आपको बेसिक्स वाली वीडियो में दे चुका हूँ कि वो बाद में अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो विच एम्प्लाइज हमारी IF की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको पता है हमारी मैपिंग क्या कहती है, y इंटू IF, q इंटू IF, ठीक है। तो करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इंटू IF, q इंटू IF dx, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। y इंटू IF की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, q कितना है हमारा x, IF कितना है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब देखो फिर से वही कहानी, हम हमेशा इंटीग्रेशन पे जाके फंसेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें कैसे करनी है, अब कुछ बच्चे इसको कहेंगे कि हमें इंटीग्रेशन में पार्ट से करना है, बट नहीं, आपको पता है कि हमारी मैपिंग क्या कहती है, हमारी मैपिंग कहती है कि ये नॉन अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद एंगल कितना है इसका, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब सब कुछ छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को देखो ये एक लीनियर फंक्शन है नहीं, तो अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो हम एंगल को क्या पुट करेंगे, t, और ये हमारा इंटीग्रेबल हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट इसके एंगल को आप क्या करो, t फिल कर दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी यहाँ पर होता है dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे 2 है उसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव dt बाय dx। अब क्लियरली ये आपस में कैंसिल आउट। तो ऐसा करो, विच एम्प्लाइज x dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, dt। तो इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो विच एम्प्लाइज, इसको तो आप ऐसे ही लिख लो क्योंकि इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है,
इज इक्वल टू, अब जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, ई एक्स स्क्वायर बाई 2, इस x को आप पीछे लिख लो। अब इस x dx की वैल्यू कितनी है आपके सामने है t, इस x dx की वैल्यू कितनी है आपके सामने dt, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने क्या फिल किया, t, यहाँ पर माइनस पहले से है, अब इसकी वैल्यू कितनी है dt। अब हमारा पूरा फंक्शन देखो x से t में कन्वर्ट हो गया। अब t में कन्वर्ट तो हो गया और इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि e की पावर ax प्लस b की इंटीग्रेशन कितनी होती है, e की पावर ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव, जो भी इसका एंगल होता है हमेशा उसका डेरिवेटिव होता है अगर यहाँ पर लीनियर फंक्शन हो। तो e की पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव a प्लस c। तो सेम यहाँ पर y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस टी बाय माइनस 1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा -1 प्लस सी। तो प्लस सी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है हमें वापस से, देखो टी में हम आए हैं, वापस हमें एक्स में जाना पड़ेगा, तो वो भी लिख देता हूँ बिकॉज अब आपको पता है टी की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो उसको हम फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इस माइनस को ऊपर लिख लो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब ये कौन सा सोल्यूशन आया हमारे पास, जनरल सोल्यूशन। बट उन्होंने हमारे से बात की थी कि इसका सोल्यूशन निकालना है हमें, आपको पता है इसका क्वेश्चन क्या था, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1, मतलब वो 0, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये 0,1 से पास कर रही है, दैट मीन्स हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 1 यहाँ पर फिल कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो यहाँ पर आप लिख दो सिंस गिवन कर्व, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें गिवन कर्व पासिंग थ्रू 0,1, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन 1, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो y की जगह पर 1, x की जगह पर 0, x की जगह पर 0 प्लस सी, विच एम्प्लाइज 1 ई की पावर 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा, ठीक है। माइनस को तो छोड़ ही दो, माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 प्लस सी। अब आपको पता है किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, -1 प्लस सी, विच एम्प्लाइज 1 प्लस 1, ये उतर के +1 बन गया, तो विच एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 2। अब सी हमारा कितना आ गया 2, पुट इन 1, तो 1 में फिल कर लो, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको हमेशा की तरह एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो ऐसा करो, इसको आप उधर ले जाओ, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ पर माइनस भी था, ठीक है, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इस पूरी टर्म को मैं इधर ले आया, ये इसके नीचे भी आएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये हमारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो गई, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना रह गया माइनस और 1 प्लस 2, अब ये माइनस है तो ये ऊपर जाके ये प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट गिवन थी, हमें बताया गया कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डेरिवेटिव, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी गई थी x कोऑर्डिनेट सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब जो हमारा डेरिवेटिव था वो किसके इक्वल था, x प्लस एक्स वाई के इक्वल। हमने वहाँ से समझा, देखा कि होमोजीनियस नहीं है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किया, p और q की वैल्यू को निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और इंटीग्रेट किया। अब वहाँ पर हमारे मैपिंग ने बताया कि उसका एंगल एक्स स्क्वायर बाई 2 है, वो लीनियर नहीं है, उसको हमने टी पुट किया, तो बड़ी ही ईजिली हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, वापस से एक्स में आए। अब क्योंकि हमें इसको जो सोल्यूशन निकालना था वो कर्व किससे पास हुई, 0,1 से, तो एक्स को 0 वाई को 1 फिल किया, सी की वैल्यू आई और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर
आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की हमारी जितनी भी एग्जांपल्स थी वो हमने अब मतलब कि सॉल्व कर ली हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ। और ईजी वे तो छोड़ो, मैंने आपको ये भी बताया कि आप एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले होमोजीनियस, होमोजीनियस के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम दुनिया का डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन इसी तरह से इसी वे में सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।